जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, इनकम टैक्स का जब भी नाम आता है तो बहुत सारे लोगों को टेंशन आ जाती है, घबराहट आ जाती है और जब टैक्स देने की बारी आती है तो बहुत सारे रूल रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें इनकम टैक्स की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको कम से कम ये तो पता लग जाए कि हमारी कंट्री के अंदर इनकम टैक्स का क्या रूल है, क्या लॉ है और किसको टैक्स देना है, किसको टैक्स नहीं देना है, किसे आईटीआर भरनी है। दोस्तों, इनकम टैक्स भरना या नहीं भरना बाद की बात है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस वीडियो के अंदर, जिसे कि हम इनकम टैक्स का जो बेसिक कोर्स भी हम इसे बोल रहे हैं। अगर इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इनकम टैक्स से रिलेटेड आप बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे रूल्स हैं, आप जान जाएंगे। और चार लोगों के बीच में जब आप इनकम टैक्स की बात करेंगे तब आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना भी ना भूलें। और ये वीडियो का कोर्स आपको कंटेंट आपको कैसा लगा, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड हम सिंप्लीफिकेशन तौर पर आपकी जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों, इनकम टैक्स के इस बेसिक कोर्स को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स का नाम जब भी सामने आता है तो हमें एक तरह की टेंशन, एक तरह का कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे डाउट हो जाते हैं कि इनकम टैक्स किसे देना है, कब देना है, क्यों देना है, क्या इनकम टैक्स होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको इनकम टैक्स का जो कोर्स है दोस्तों, जो कि आपके बेसिक कवर करने वाला है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको A to लेके Z तक इनकम टैक्स के सारे बेसिक हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपकी कोई भी कमाई नहीं होती है, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, सैलरी की इनकम है, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो इन सभी लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। अगर इनकम टैक्स में और भी ज़्यादा दिलचस्पी आपकी होती है तो यहाँ पे काफ़ी सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आ जाती है। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें, क्योंकि इनकम टैक्स, टैक्सेशन, फाइनेंस से रिलेटेड हम काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैक्स क्या होता है? टैक्स एक, अगर आप मोटा मोटी बात करें तो आपका खर्चा होता है। आपको 100 रुपये कहीं से कमाए थे आपने और आपको 10 रुपये टैक्स देना पड़ गया, तो आपके तो 90 ही रुपये आपको मिले, तो 10 रुपये ये खर्चा है। जो आपका खर्चा है दोस्तों वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। तो जो टैक्स है आपका खर्चा है, गवर्नमेंट की इनकम है। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, दोस्तों गवर्नमेंट की जो कमाई होती है वो कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकम टैक्स से 19% पैसा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, वो कमाती है। यूनियन एक्साइज से दोस्तों इनको 5% मिलता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%, जीएसटी एंड अदर टैक्स 18%। इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं आप, डेट वगैरह कस्टम से और इस तरह से आता है। तो मोटा मोटी अगर आप 19% इनकम टैक्स और 18% अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो 19 दूनी 38 और एक 39% जो आपकी कमाई होती है गवर्नमेंट की दोस्तों, वो टैक्सेशन से होती है, इनकम टैक्स और जीएसटी से हो जाती है। अब हम बात करते हैं कितने तरह के टैक्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर टैक्स। मोटा मोटी तो 2 ही तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब दोस्तों पेड बाय द सेम पर्सन। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पेड करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसी ने पेड किया। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, आपने 100 रुपये कमाए, आपको 10% टैक्स उसके ऊपर देना था, तो आपने ये 10 जो रुपए हैं आपने खुद चल करके गवर्नमेंट को जमा करवा दिए, तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है पेड बाय अनदर पर्सन। इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों जीएसटी का है। पहले 17 तरह के टैक्स होते थे, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह, उनको खत्म करके जीएसटी ले आए थे। अब दोस्तों एक दुकानदार है, उसने आपको 100 रुपये का आइटम दिया और उसके ऊपर 10% कोई जीएसटी भी लगता है, तो वो आपसे 110 रुपये ले लेगा। 100 रुपये तो अपने गले में रख लेगा वो, और ऊपर के जो 10 रुपये थे वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। मतलब जमा तो उस दुकानदार ने करवाए, लेकिन वो टैक्स आपका था, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का पोर्शन इन योर इनकम, आपकी कमाई के अंदर गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। गवर्नमेंट बोलती है आप बिकॉज
बिकॉज ऑफ अस यू अर्न, क्योंकि हमारे कारण हमने आपको इतनी सुविधाएं दी, हमने आपको रोड, सेफ्टी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, हॉस्पिटल और न जाने कितनी सुविधाएं देते हैं, तभी तो आप कमा पाते हो। अब सुविधाएं कई बार ज़्यादा मिल जाती है, कई बार कम मिल जाती है, कई बार मिलती ही नहीं, वो अलग मैटर है। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हमने आपको ट्रेन चला करके दी, आप ट्रेन से अपने ऑफिस में गए तो आपने ये कमाई करी है, तो आपको अपना टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी इनकम होती है तभी आपको टैक्स देना है, कोई इनकम नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं है, और वो टैक्स आपको आपकी इनकम के हिसाब से देना है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। टैक्स एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन, मतलब किस किस को टैक्स देना पड़ता है? एवरी पर्सन इन इंडिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया के अंदर है। इसे पर्सन भी बोलते हैं, इसे एंटिटी भी बोल सकते हैं, इसे असेसी भी बोल सकते हैं, इसे टैक्स पेयर भी बोल सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए। एक होता है HUF जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है। टैक्स सेविंग का ये काफ़ी अच्छा पार्ट होता है। HUF का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे आपको मिलेंगे जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको डिटेल में जानना चाहते हैं उनको भी हम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दें। फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, एक से ज़्यादा व्यक्ति जब मिलकर के इकट्ठे काम करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म होती है। LLP कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, वन पर्सन कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जो पर्सन होते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट होती है, काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ABC, इसके बाद में P आपका यहाँ पे आता है। तो P का मतलब होता है आपका पर्सन हो, आप एक व्यक्ति हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो P आ जाएगा, HUF तो H आ जाएगा, कंपनी हो तो C आ जाएगा। इस तरह से आप अपने पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों असेसी की हमने बात की, इनकम टैक्स वगैरह किसको देना होता है? असेसी को। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है या ITR भरने के लायबल है वो असेसी कहलाता है। नॉर्मल असेसी का मतलब वो होता है जो व्यक्ति ITR भर रहा है, जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, सब काम सिस्टम से कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी मतलब किसी और के बिहाफ पर कोई और व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भर रहा है या ITR दे रहा है, तो वो होता है दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप किसी लीगल हेयर के तौर पर ITR भर रहे हैं, अगर माइनर हैं या और किसी भी कारणवश कोई किसी व्यक्ति की ITR कोई और भर रहा है तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है। डीम्ड असेसी का मतलब ऐसा असेसी होता है जिसे मान लिया गया है कि तेरी इनकम है और आपने ही ITR भरनी है तो उसे भी ITR भरनी पड़ सकती है। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, टैक्स नहीं भरा टाइम से, आपको पेनल्टी वगैरह भी हम लगा सकते हैं, तो ये असेसी इन डिफॉल्ट होता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ऐसा कोई भी वित्तीय वर्ष आपको पता होगा। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कैलेंडर वर्ष तो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो आपका वित्तीय वर्ष है दोस्तों वो 1/4 से स्टार्ट होता है। तो 1/4/2023 से हमारा साल खत्म होता है, साल स्टार्ट होता है, और 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो जाता है। तो 1/4/23 से 31/3/24 जो भी साल हमारा चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। इसी फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर भी बोला जाता है। फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज द सेम चीज है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। और दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अगर हम ITR भरेंगे, ये आपका फाइनेंशियल ईयर लेट्स सपोज 31/3/2024 को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसकी ITR इसका टैक्स तो हमें बाद में भरना पड़ता है। तो बाद में भरना पड़ेगा मतलब 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 के बीच में। तो इस साल के अंदर ITR हम भरेंगे तो इस साल को हम बोलेंगे दोस्तों असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब आपकी इनकम जिस साल में असेस हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो असेसमेंट ईयर होता है वो 24-25 आपका हो जाएगा। दोस्तों असेसमेंट ईयर इट इज नेक्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर। ये आपको समझ आ गया। फाइनेंशियल ईयर इज फाइलिंग टू बी डन इन असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर के ITR हम असेसमेंट ईयर भरेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ITR वगैरह में भी अगर आप 23-24 की ITR भरेंगे तो ITR के ऊपर असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे 24-25 ही लिखा आएगा। तो आप कंफ्यूज मत हुआ करें कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। कई बार आपको कोई नोटिस लेटर कुछ आता है तो उसके अंदर इनकम टैक्स वाले सिर्फ असेसमेंट ईयर लिख देते हैं, कई बार फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर दोनों लिख देते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाता है। और प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर एक ही पर चीज होती है। 1/4/23 से 31/3/24 फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। इस फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इनकम। एक व्यक्ति है वो कितने तरह की इनकम कमा सकता है। इनकम टैक्स के अंदर 5 तरह के हेड बताए गए हैं। सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, PGBP जो कि बिजनेस की इनकम होती है,
कैपिटल गेन, किसी भी प्रॉपर्टी या शेयर्स को बेचते हैं, अदर सोर्स की इनकम जो इन चारों के अंदर नहीं आती है उसको हम अदर सोर्स में डाल देते हैं। मतलब ये 5 ही हेड होते हैं जिसके अंदर आपको इनकम दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। सबसे पहला हेड मैंने आपको बताया था सैलरी की इनकम। सैलरी के इनकम के अंदर आपको पेंशन की इनकम भी ऐड हो। अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है तो वो भी सैलरी के हेड में ही आपको दिखानी पड़ती है। सैलरी चाहे आपको कैश में मिले, अकाउंट में मिले, तो भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों फॉर्म 16 जो है आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करके देते हैं। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपका नाम, डिटेल, बेसिक चीज़ें होती है। पार्ट बी में आपकी कितनी सैलरी आई, कितना डिडक्शन वगैरह लिया और कितना आपका टैक्स बनता था, अगर आपका टैक्स काटा गया है वो टीडीएस होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सैलरी की इनकम में शो हो जाएंगी। हाउस प्रॉपर्टी दूसरी इनकम होती है दोस्तों। अगर आपको कोई भी रेंटल इनकम आ रही है, अगर आपको किराए की इनकम आ रही है, चाहे आपका कोई मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगी। दोस्तों आपने पता होगा टैक्स बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग होम लोन लेते हैं, तो होम लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेड करेंगे वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लॉस के तौर पर दिखाना पड़ेगा। और इस लॉस का जो सेट ऑफ होता है दोस्तों वो किसी भी इनकम से आप कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो ये कैरी फॉरवर्ड आप अगले सालों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो होम लोन का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 लाख रुपए का किराया मिला है तो गवर्नमेंट कहती है आपको 30% हम माफ़ कर देंगे, आपको सिर्फ 70,000 रुपये के ऊपर ही टैक्स देना है, वो भी आपके स्लैब के हिसाब से। अगर आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7 लाख तक है तो आपको इसके ऊपर 0 टैक्स भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों अगला जो हमारा आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको पता होगा अगर आप कोई माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका ये हो गया बिजनेस। इसके बाद में प्रोफेशन दोस्तों, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर आप एक सीए हैं, अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप एक किसी भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप एक टिकट्स करते हैं लोगों की, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारा तीसरा हेड हो गया। चौथा हेड दोस्तों हमारा हो गया कैपिटल गेन। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम करते हैं दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर काम करते हैं तो आपको पता होगा एक दिन से ज़्यादा रख करके आप बेचते हैं। यहाँ पे खरीदने और बेचने का टाइम डिसाइड होता है, तो एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम अगर आप रखते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 12 महीने से ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शेयरों के अलावा दोस्तों अगर आपने कोई मकान, प्लाट, दुकान, पट्टी उसका कोई परचेज सेल की है तो वो भी आपकी कैपिटल गेन के अंदर ही शो हो जाएगी। इन चारों में जो इनकम फॉल नहीं करती है, ना तो आपकी सैलरी है, ना आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ना आपका पीजीबीपी है, ना कैपिटल गेन है, तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा 5वें के अंदर। सपोज करो आपने एक एफडी करवा रखी थी, ये देखिए एफडी का ब्याज आ रहा है, आपको कोई सेविंग का ब्याज आ रहा है, आपको कोई पार्ट टाइम इनकम आ रही है, आपको कोई लॉटरी की इनकम आ गई है, तो ये सारी की सारी इनकम आपकी अदर सोर्स के अंदर आ जाएगी। जैसे कि स्पेशल इनकम है, तो इन चारों के अंदर जो भी इनकम नहीं आएगी वो 5 में आ जाएगी। तो इन 5 के हिसाब से ही आपको अपनी इनकम दिखानी होती है और इन इनकम के हिसाब से ही दोस्तों आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। आईटीआर के फॉर्म होते हैं जो आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नॉर्मली सैलरी वाले ये भरते हैं, कैपिटल गेन वाले ये भरते हैं, बिजनेस वाले ये भरते हैं, प्रजम्पटिव बिजनेस वाले ये भरते हैं, ये पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओ ये भरती है। 6 नंबर में दोस्तों आपकी कंपनी भरती है। 7 नंबर के अंदर अगर आपके कोई आपकी संस्था है, कोई ट्रस्ट वगैरह है, तो वो 7 नंबर में जाती है। तो अलग अलग इनकम के हिसाब से आपके अलग अलग आईटीएम के फॉर्म हैं, डिसाइड होते हैं। आईटीआर के फॉर्म पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होगा एमएसएमई आपने सुना होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनको कि ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी नहीं आती है, उन्हें नहीं पता कि कैसे बही खाते बनाने हैं, कैसे अकाउंटेंट को रखना है, कितना खर्चा करना है हमने, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप एक छोटे व्यापारी हो तो सेल अगर आपकी 2 करोड़ रुपए तक है, सेल मतलब अगर आप गुड्स की ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना जो प्रॉफिट है दोस्तों एक सर्टेन अमाउंट का दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल है तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी सारी की सारी सेल कैश के अंदर है, गवर्नमेंट कहती है इसका 8% हमें प्रॉफिट दिखा दो, तो इसका 8% प्रॉफिट हो गया दोस्तों 8 लाख रुपए।
और 8 लाख रुपए के ऊपर आप अपना टैक्स दे दो जितना भी बनता है। अगर आप कहते हो कि मेरी सेल तो मैं नगद में नहीं करता हूँ, मुझे तो यूपीआई मिलता है या इस तरह से पैसा आता है, तो आप 6% भी नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की आपने सेल करी, ये सारी की सारी सेल आपकी यूपीआई से फ़ोनपे से हुई है, तो आपको इसका 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता होगा न्यू टैक्स रजाइम में 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, तो इस तरह से आपका 6 लाख का 6 लाख माफ़ हो जाएगा। ये तो होगी सेल के बारे में। अगर आप सर्विस देते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीए का, एडवोकेट का या किसी भी तरह का जो कि 44 ADA के अंदर आते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है आप अपनी रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा दो और उसके ऊपर आप टैक्स दे दो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में 12 लाख रुपए पूरे साल में आपने फीस इकट्ठी करी, तो इसका 50% दोस्तों 6 लाख रुपए के ऊपर आपको इनकम देनी है। वही नई टैक्स से रिजाइम में 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है ITR आपको अपने प्रजम्पटिव टैक्सेशन में दिखा सकता है, ज़्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। ITR 4 इस केस में आपको भरनी पड़ेगी, नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका केस स्क्रूटनी में नहीं आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों डिडक्शन की। बहुत सारे लोग डिडक्शन का यूज करते हैं, किस लिए दोस्तों? टैक्स को सेव करने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है अगर आप कुछ सर्टेन खर्चे करते हैं या आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर दोस्तों बहुत सारे डिडक्शन आपको मिलती है। ये रिजाइम क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा जब भी आप ITR भरेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे या ओल्ड में। अगर आप ओल्ड में जा रहे हैं तो इनकम टैक्स का सबसे मेजर जो सेक्शन है सेक्शन 80C, अगर आपके बच्चों की फीस है, आप LIC करते हो, PF में पैसा लगाते हो, होम लोन का प्रिंसिपल, ELSS, टैक्स सेवर FD, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको इसकी छूट मिल जाएगी, आपकी इनकम उतने रुपए से कम हो जाएगी। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस, 80 TTA सेविंग का ब्याज, TTB FD का ब्याज, 80U दिव्यांग के लिए, 80G ट्रस्ट के लिए, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी के लिए। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8 लाख रुपए इनकम थी और आपने 80C में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर आपने GGC में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो गवर्नमेंट कहती है आपने जो ये पैसा लगाया है, इन्वेस्ट करी है, उसकी हम टैक्स के अंदर आपको छूट देंगे। तो आपकी इनकम 8 लाख नहीं मानेंगे, हम आपकी इनकम अब 5 लाख रुपए ही मानेंगे। और ऐसा कोई व्यक्ति जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में है उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसका टैक्स 0 हो जाता है। तो इस तरह से डिडक्शंस काम करती हैं। डिडक्शन की तरह ही एग्जम्पशंस होती है। एग्जम्पशंस का मतलब होता है एग्जम्प्ट इनकम होती है, वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। अगर इनकम में जुड़ी भी है तो बाद में वो घट जाएगी। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेज, आपको पता होगा HRA के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एग्जम्प्ट होता है, एक टैक्सेबल होता है। तो ऐसा कोई भी पार्ट जो आपका एग्जम्प्ट था वो घट जाएगा इनकम से। बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, LTA होता है, एग्रीकल्चर आपकी एग्जम्प्ट होती है, हालांकि इसके ऊपर भी टैक्स लगता है लेकिन उसका एक अलग मेथड होता है, अलग फॉर्मूला होता है, एक सर्टेन लिमिट तक। अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम तो नॉन टैक्सेबल आ गई है, या अगर आपकी 2.5 लाख 3 लाख तक ही रह जाती है तो आपको एग्रीकल्चर पर भी टैक्स नहीं देना होता है। अदरवाइज एग्रीकल्चर पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक माफ है। तो इस तरह से कुछ एग्जम्प्ट इनकम होती है। इसके अंदर मैं आपको PPF का इंटरेस्ट बता दूं, है तो आपकी इनकम लेकिन ये आपकी एग्जम्प्ट इनकम है। तो इस तरह से डिडक्शन और एग्जम्पशन काम करती है। अब आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम मैंने आपको बताया 5 तरह के हेड होते हैं, आपका सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी। इनको आप जोड़ लेंगे तो सारों को जोड़ने के बाद में दोस्तों आपकी ग्रॉस इनकम आ जाएगी। अब आपने कोई डिडक्शंस लेनी है, आपने LIC कराई थी, ट्यूशन फीस कराई थी, तो आप उसको घटा देंगे, एग्जम्पशंस को घटा देंगे। जो आपकी ग्रॉस होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे डिडक्शंस वगैरह को, तो ये आपकी नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ता है, ग्रॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो ग्रॉस इनकम होती है ये डिफाइन करती है कि आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम दोस्तों 6,99,000 हो जाती है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी क्योंकि आपकी जो इनकम है वो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट है उससे ज़्यादा है। और नेट इनकम की बात की, अगर ये आपकी नेट इनकम है सारी डिडक्शंस वगैरह के बाद, तो आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। ओल्ड टैक्स में जो है 5 लाख से ऊपर अगर जाती है तो टैक्स देना है, न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख से ऊपर जाती है तो आपको टैक्स देना है। तो इस तरह से ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों टैक्स रिजाइम की बात अभी हम कर रहे थे। आपको पता होगा पिछले 2 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, आपको कम रेट पे टैक्स देना है, ज़्यादा रेट पे टैक्स देना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है हर कोई
कम रेट पर टैक्स देना चाहेगा, लेकिन एक कंडीशन सरकार ने रख दी है जो हमने अभी डिस्कस किया था, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्चा करते हैं, उसकी छूट हम नहीं देंगे न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो तो। देयर आर 2 टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। नीड टू चेक टाइप ऑफ इनकम, आपकी कितनी इनकम है, कितनी डिडक्शंस हैं, कितनी एग्जम्पशंस है, फिर आपको चूज करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए, 7,01,000 रुपए है तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स का जो है एग्जम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन आपका टैक्स थोड़ा सा कम लग जाएगा। अगर आपकी इनकम दोस्तों 7,01,000 है, लेकिन ATC, ATD, HRA वगैरह की मिलाकर के आपको 2.5 लाख रुपए की अगर आप इसमें छूट ले लेते हैं तो जो आपकी इनकम है दोस्तों वो 6,51,000 रुपए रह जाएगी, 4,51,000 रुपए रह जाएगी। तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स आपका जीरो हो गया है। तो ये जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, इसके हिसाब से ही आपको दोस्तों ये आपका टैक्स का रिजाइम सेलेक्ट करना चाहिए। सैलरी पर्सन वाला जो व्यक्ति है हर साल अपना टैक्स रिजाइम चेंज कर सकता है। एक और बात दोस्तों, आपने अपने एम्प्लॉयर को टैक्स रिजाइम कुछ और बता दिया था और ITR भरते समय आप उस टैक्स रिजाइम को चेंज कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में काफ़ी सारे डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, और न्यू टैक्स रिजाइम में मैंने बताया कोई भी ज़्यादा छूट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अगर सैलरी पर्सन है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। इसके ऊपर भी हमने न्यू टैक्स रिजाइम में कौन सी डिडक्शन मिलती है और नहीं मिलती है ओल्ड में, ये सारी की सारी डिडक्शन हमने कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से पहली वीडियो में हमने ऑलरेडी बता रखी है। तो आपको टैक्स रिजाइम अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। राउंडेड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी 9,09,999 अगर आपकी ऐसी कुछ इनकम या ऐसा कुछ टैक्स बनता है तो इसको क्या कर दिया जाएगा, 10,000 कर दिया जाएगा, क्योंकि हम छुट्टों में विश्वास नहीं करते हैं। तो सेक्शन 288A बोलता है राउंडिंग ऑफ इनकम नियरेस्ट 10 में चला जाएगा दोस्तों। अगर आपका फॉर एग्जांपल 196 296 है तो ये अगले में चला जाएगा, 196 300, 196 294 है तो 5 से नीचे है तो ये 290 हो जाएगा, 5 है तो भी आगे चला जाएगा। सेक्शन 288B बोलता है, ये सेम रूल आपके टैक्स पर भी लगेगा। 288A बोलता है आपकी इनकम हम राउंड ऑफ कर देंगे, 288B बोलता है आपका हमारा टैक्स भी है हमारा जो आपका राउंड ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों सोर्स क्या होता है, जहाँ से पैसा आ रहा है, किसी व्यक्ति को कोई इनकम मिल रही है वो सोर्स होता है। और टैक्स डिडक्टेड का मतलब पहले से ही उसका टैक्स काट लिया जाए। नॉर्मल तो टैक्स आपके स्लैब के हिसाब से लगेगा 5%, 20%, 30%, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने TDS के अलग से एक परसेंटेज डिफाइन कर दिए हैं कि अगर आपकी ब्याज की इनकम आती है दोस्तों, अगर आपकी बैंक में FD है और वहाँ से आपको ब्याज मिलता है तो आपका 10% TDS काट लिया जाएगा, चाहे आपकी इनकम 5% के कैटेगरी में आती हो चाहे 30% के कैटेगरी में आती हो। इसके दो पर्पज है दोस्तों, एक तो थोड़ा सा टैक्स डिपार्टमेंट को जमा हो गया और दूसरा डिपार्टमेंट को पता लग गया कि आपकी इतने रुपए की ऑन रिकॉर्ड इनकम है, अब आपको मजबूरी में वो दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों टू स्टॉप टैक्स इवेजन गवर्नमेंट ने ड्यूटी दे दी है समवन एल्स को, किसी और एंटिटी को, कि आपको इसका TDS काटना है, हमें जमा करवाना है और इस व्यक्ति का पैन कार्ड भी आपको देना है ताकि हमें पता लग जाए कि ये व्यक्ति इतने इतने ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। और TDS काटने के बाद में आपको एक फॉर्म इशू करेगा। अगर सैलरी का TDS कटा है तो फॉर्म 16, सैलरी के अलावा कटा है तो फॉर्म 16A आपका काटा जाएगा। और जितना भी TDS आपका किसी भी व्यक्ति ने काटा है पूरे साल के अंदर वो आपका फॉर्म 26AS होता है, AIS होता है, TIS होता है, उसमें शो कर जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रोफेशनल फीस मिली है 1.5 लाख रुपए की, इसकी अलग अलग लिमिट्स होती हैं, कितने रुपए की ऊपर कब TDS कटता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है। अगर मान लो 10% TDS कटना था आपका तो 15,000 TDS आपका काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे, आपको मिलेंगे 1,35,000 रुपये। आप ऐसे मत समझना कि मेरी 1,35,000 इनकम है, आपकी इनकम 1.5 लाख मानी जाएगी, क्योंकि जो 15,000 आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हुआ है वो आप ही का पैसा है। आपको अगर टैक्स नहीं बनता है तो डिपार्टमेंट को आप ITR भर के उसको क्लेम कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका TDS काटा ही ना जाए तो हाउ टू सेव TDS से कैसे बचा जाए। अगर आपको लगता है कि आपको TDS भरने की जरूरत, TDS कटवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि TDS अगर आपका कट गया तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी ITR। और आपकी इनकम अगर बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट दोस्तों ये आपको अभी आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। अगर आपकी इनकम इतनी कम है कि आपको ITR भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उसे ITR भरनी है। आपकी सारी इनकम मिलाकर के 2 लाख रुपए ही होती है। सारी इनकम अगर आपने मिला दी तो आपकी 2 लाख रुपए इनकम होती है। और बैंक में FD भी आपकी, उस पर आपको 60,000 रुपये का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कहता है कि हम आपका 6,000 रुपये TDS 10% काट के डिपार्टमेंट को जमा करवाएंगे। तो आप उसे बोल सकते हैं कि मेरी इनकम ही 2.5 लाख से कम है, मैं ITR ही नहीं भरूंगा तो मुझे रिफंड भी नहीं चाहिए।
तो आप फॉर्म 15G दे सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है, और फॉर्म 15H दे सकते हैं अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है। ये फॉर्म किसको देना है, कब देना है? ये फॉर्म आपको उस व्यक्ति को देना है जो आपका TDS काटने वाला है। कब देना है? अगर आप स्टार्टिंग में ही दे दें, कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक रिक्वेस्ट होती है कि कृपया मेरा TDS ना काटा जाए, तो उसे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो जिम्मेदारी दे दी कि भाई तो इसका TDS काट और हमें जमा करवा, लेकिन वो व्यक्ति आपको फॉर्म 15G या 15H देता है तो आप उसका TDS नहीं काटेंगे, बट उसकी रिपोर्ट जरूर करेंगे। फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि इसकी नॉन TDS डिडक्शन में इतनी इनकम हुई है। TDS का छोटा भाई TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। दोस्तों डिडक्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपको 100 रुपये को इनकम मिलनी है, 10% उसका TDS का रेट है, तो आपको 10% काट करके 90 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। और वहीं पर अगर कोई TCS है, आप 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं और वहाँ पर आपका 1% TCS कलेक्ट होना है, तो 1,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। 1 लाख 1,000 रुपये लिए जाएगा, जो 1 लाख तो उस व्यक्ति का हो गया जो आपको माल बेच रहा है, और 1,000 रुपये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। तो सेम TCS टैक्स चोरी रोकने का एक तरीका है। ये कलेक्ट करने के लिए किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी है और उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि आप हमें TCS जमा कराएंगे, उस व्यक्ति का पैन बताएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने आपको बताया व्हीकल, अगर आप एक कार लेने जाते हैं किसी भी शोरूम के अंदर और उस कार की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो 1% TCS आपका काट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 लाख रुपये की कोई कार लेनी है तो उसका 15,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। दोस्तों 15,000 रुपये, 15,15,000 रुपये लिया जाएगा। 15 लाख तो उस गाड़ी की वैल्यू है, और जो एक्स्ट्रा का 15,000 है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। वो आपके फॉर्म 26A में आप साल खत्म होने के बाद देख सकते हैं। तो ये फॉर्म 26A आ गया। मैंने आपको बताया था अगर आपकी सैलरी की इनकम आती है, पेंशन की इनकम आती है तो TDS कटता है। कई बार TDS नहीं कटता है तो भी आपकी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है बोल जाती है, अगर सामने वाले व्यक्ति ने शो की है तो अपने TDS की रिटर्न में। फॉर्म 16A ये TDS के सैलरी के अलावा नॉन सैलरी के अंदर मैंने बताया FD है, बैंक की कोई प्रोफेशनल फीस है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है, कोई ब्रोकरेज है, वो यहाँ पे आ जाएगी। कितना TDS कटा, कितनी अमाउंट आपको मिली, इसके अलावा 26A में आपने कितना टैक्स भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, TCS कितना कलेक्ट हुआ था, TDS कितना आपका काटा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉर्म 26A में आपको मिल जाएगी। ITR भरने से पहले आपको फॉर्म 26 जरूर देखना चाहिए दोस्तों, और उसको रिकंसाइल भी करना चाहिए। अब 26A तक तो ठीक था, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्फोटक जो अपने चेंजेस हुए हैं वो AIS और TIS में, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। ये दोस्तों 50-60 तरह की ट्रांजैक्शंस होती है जो आपके, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे बोल जाएगी। ये रिपोर्टिंग टूल है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, अगर आपने अपने पैन कार्ड में किए हैं तो AS/TS में बोल जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी ITR भरनी है। ITR भरने से पहले आपको अपना AIS/TS चेक करना है दोस्तों। बैंक में FD कराई, कैश जमा करवाया, कोई शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन की, कोई प्रॉपर्टी बेची आपने, कोई सेविंग का ब्याज, कोई FD का ब्याज, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपके AS/TS में बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया था 26AS फॉर्म, आपका AIS फॉर्म, आपका TIS फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं तो भी आप जरूर देखें, ताकि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन वहाँ शो हो जाए कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। अब दोस्तों टैक्स रेट है, हमने टैक्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन टैक्स देना कितना है, कितना टैक्स कितनी इनकम के लगता है, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर दोस्तों। एक तो आपका जो स्टेटस है, स्टेटस मैंने आपको बताया था, जो आपकी एंटिटी होती है, एक तो इंडिविजुअल हो गया, एक HUF हो गया, एक AOP हो गया, एक कंपनी होगी, एक LLP होगी, एक फर्म होगी। ऐसे बहुत सारे स्टेटस होते हैं आपके। ये कौन बताएगा? आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर। अगर आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर दोस्तों फॉर एग्जांपल F है, ये होता है फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। कंपनी के मामले में 25%, 30%। HUF और इंडिविजुअल जो होते हैं इनको स्लैब रेट लगता है, और HUF के मामले में तो स्लैब रेट हो गया। और एज के मामले में दोस्तों आपकी 3 कैटेगरी फिर से आ जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल या उससे कम है, ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से 80 साल तक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो 80 साल से ज़्यादा है। 60 साल का जो व्यक्ति है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है, 60 से 80 का सीनियर सिटीजन होता है, और 80 साल से ज़्यादा दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन व्यक्ति आपका कहलाता है। और आप कौन सी टैक्स रिजाइम चूज करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया था ओल्ड और न्यू, इन दोनों में से आप कोई भी टैक्स रिजाइम चूज कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों ITR फाइलिंग मैंडेटरी, कब ITR भरनी आपके लिए ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर, न कि इनकम पर दोस्तों, आपकी ग्रॉस इनकम पर। ग्रॉस टोटल इनकम जो होती है ये आपकी GTI होती है, ये डिसाइड करती है कि आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है। आपकी एज और आपका टैक्स रिजाइम भी यहाँ पे डिफाइन होता है।
अब दोस्तों हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ITR? ग्रॉस टोटल इनकम मैंने बताया, किसी भी तरह की छूट लेने से पहले आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है। एक तो 60 साल का व्यक्ति है, 60 से 80 है और 80 साल से ज़्यादा है, वो नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। नॉर्मल के लिए दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक उसकी इनकम है, कोई भी छूट लेने से पहले तो उसको ITR भरनी जरूरी है। 3 लाख रुपए 60 से 80 साल के लिए, 5 लाख रुपए 80 साल से ज़्यादा के लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति जो इस कैटेगरी में आता है और उसकी इनकम है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में से उसने 1 लाख रुपए की LIC करा रखी है, LIC कराई है तो उसकी इनकम रहेगी 2 लाख रुपए। तो मैंने आपको पहले बताया था ये इसकी ग्रॉस इनकम है, ये इसकी डिडक्शन है, ये इसकी नेट इनकम है। तो ग्रॉस इनकम अगर 2.5 से ज़्यादा चली जाती है तो ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। हालांकि इसका टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख रुपए तक, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को ITR भरनी पड़ेगी। अब दूसरी टैक्स रिजाइम थी न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में चाहे आप नॉर्मल हो, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। टैक्स की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख तक टैक्स नहीं है, न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। और टैक्स कैसे लगता है? टैक्स की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो भी सेम है दोस्तों, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ये है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। ये कब है? आफ्टर ऑल डिडक्शन। जो हमने ITR की लिमिट देखी थी वो बिफोर डिडक्शन थी। किसी भी तरह की छूट लेने से पहले उतनी इनकम चली गई तो ITR भरनी पड़ेगी, और छूट लेने के बाद इनसे इनकम ऊपर चली गई तो आपको अपना टैक्स देना पड़ेगा। ये तो था ओल्ड टैक्स रिजाइम। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या टैक्स रेट रहने वाले हैं? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, जीरो से लेकर के, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आपने तो कहा था सर कि 5 लाख रुपए तक टैक्स माफ़ होता है, लेकिन आप 2.5 से 5 पर भी आप यहाँ पे टैक्स बता रहे हैं। तो 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो यहाँ पे आपकी टैक्स फ्री लिमिट हुई 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 3 लाख हो सकती है, और 80 साल से ज़्यादा है तो 5 लाख हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। न्यू टैक्स रिजाइम में 3 लाख रुपए तक आपकी टैक्स है जो वो माफ़ है, कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है। सर न्यू टैक्स रिजाइम में तो 7 लाख रुपए माफ़ है, आप 3 लाख के बाद ही टैक्स बता रहे हो। इसका भी डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। तो 3 लाख से 6 लाख पर आपको 5% देना है, 6 लाख से 9 लाख पर आपको 10% देना है, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%। यहाँ पर 25% का जो स्लैब था वो ख़त्म कर दिया गया है। 15 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम है तो सारी की सारी इनकम पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहता था 5 लाख रुपए की लिमिट किन के लिए है। अगर आपकी सारी की सारी नॉर्मल इनकम है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो मैंने आपको बताया था 2.5 लाख रुपए तक माफ़ है, और 2.5 से 5 का जो टैक्स है वो 5% है। 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 2.5 लाख पर 5% टैक्स बनता है 12,500। इनकम टैक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है, सेक्शन 87A। 87A बोलता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जितना टैक्स बनेगा उसमें से हम 12,500 की छूट दे देंगे, और टैक्स जो बनता है वो 12,500 बनता है। तो मतलब 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 5,01,000 हो जाती है तो आपको इस 87A का छूट नहीं मिलेगी। 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना है और 5 से ऊपर भी टैक्स देना है। तो समझ आ गई आपको। ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख पर बनने वाला टैक्स 12,500 की छूट मिल जाएगी। और यही सेम कहानी दोस्तों न्यू टैक्स रिजाइम में है। न्यू टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं मिलता है। वहाँ पर 3 लाख रुपए तक माफ था। 3 लाख से 6 लाख पर 5% देना है, जो कि 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपये। इसके बाद में जो 7 लाख रुपए वाला कोई स्लैब नहीं है, 3 से 6 या 6 से 9 या 9 से 12 है, लेकिन 6 लाख से 7 लाख रुपए वाला स्लैब है, उस पर 10% टैक्स होता है 10,000 रुपये। 15 और 10 आपका हो गया दोस्तों 25,000 रुपये। और 87A सेक्शन बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपये का टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो आपकी ये टैक्स भी 25,000 बनता था, और आपको मतलब कोई भी टैक्स आपका 7 लाख तक इनकम है तो नहीं देना है। अगर आपकी इनकम हो जाती है 7,01,000 रुपये तो ये 25,000 रुपये की छूट आपको नहीं मिलेगी। 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो 5 लाख की लिमिट मैंने आपको बता दी। सेक्शन 87A बोलता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 तक की छूट आप ले सकते हैं। मतलब 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख रुपये आपके एज के हिसाब से आपका टैक्स है जो देना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो सारा का सारा आपका माफ़ हो जाएगा। वही 7 लाख रुपये वाली लिमिट, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 7 लाख तक का टैक्स
टैक्स 25,000 बनता है वो 25,000 माफ़ हो जाएगा, नहीं तो आपको 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। हमने इनकम टैक्स की तो काफ़ी सारी बातें कर ली है और हमने ITR की भी बात की थी कि ITR एक फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट को हम बताते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, जैसी हमारी इनकम होती है वैसा ही हमको फॉर्म भरना पड़ता है। तो ITR कब भरनी चाहिए हमें और कब नहीं, ITR की ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ITR की ड्यू डेट होती है दोस्तों 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई। अभी जो फाइल आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा वो खत्म होगा 23-24। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा दोस्तों, जो उसके ऊपर लिखा होगा 24-25। तो इस असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ITR है वो आपको 31 जुलाई 2024 से पहले पहले भर देनी है। अगर आपका नॉर्मल केस है दोस्तों, सैलरी या अदर सोर्स की इनकम या कैपिटल गेन वगैरह आता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी ऑडिट होती है, ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, तो आपको पहले ऑडिट करवानी पड़ेगी फिर आपकी ITR जाएगी। तो ऑडिट करने की लास्ट तारीख है 30/9/2024। ये भी सेम फाइनेंशियल ईयर सेम असेसमेंट ईयर के लिए है। ऑडिट करवाने के बाद आपको 1 महीना और दिया जाता है, 30/9 के बाद में 31/10 तक आप अपनी ITR ऑडिट वाली भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ITR भरेंगे। ऑडिट मैंने आपको बताया था, अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये ऑडिट कौन करेगा, CA साहब करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवानी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे 3 करोड़ तक आप दोस्तों प्रिजम्पटिव सक्सेशन में जा सकते हैं या 2 करोड़ तक, 2 अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। और इस 50 लाख को भी 75 लाख कर दिया है। लेकिन नॉर्मल आप यही मान के चलें कि 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर आपकी सेल या सर्विस जाती है तो पहले आप ऑडिट करवाएंगे, फिर आपको अपनी ITR भरवानी है। हमें टैक्स कैसे देना है, गवर्नमेंट, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली, कितने % टैक्स जाता है, इतने % जाता है, तो हमें कैसे देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जाकर के कहीं पे जमा करवाना होता है या चालान भरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था TDS। हो सकता है कि आपका टैक्स पहले से ही कट गया हो। अगर आपकी कोई FD है, आपकी कोई भी इनकम नहीं है, सैलरी की इनकम है, 10 लाख सैलरी थी, सपोज 1 लाख रुपये टैक्स बनता था, तो आपका पहले से TDS कट गया है, ना तो आपको टैक्स भरना है, लेकिन ITR भरनी मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि इनकम आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है। टैक्स बनता है नहीं बनता है कोई मैटर नहीं करता है। TCS अगर आपका कट गया है, आपने एडवांस टैक्स भर दिया है, गवर्नमेंट कहती है जैसे कमा रहे हो वैसे हमें टैक्स दे दो, पहले ही दे दो साल खत्म होने के, तो अगर वो भरा है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है तो आप खुद से चल करके आप अपना टैक्स भर देंगे। बड़ा आसान हो गया दोस्तों। UPI, फ़ोनपे, गूगल पे से, बारकोड से, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, काफ़ी सारे मेथड होते हैं जिनसे आप अपना टैक्स भर सकते हैं। हमने अभी बात की थी एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स गवर्नमेंट कहती है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका टैक्स 10,000 से ज़्यादा चला जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ऐसे ही बताना पड़ेगा इन ए फाइनेंशियल ईयर, देन उसको वो टैक्स एडवांस में देना पड़ेगा। दोस्तों 1/4/2023 से 31/3/2024, अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, ये साल अभी चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है इस साल में अगर आपका टैक्स ज़्यादा बनेगा 10,000 से तो हमें पहले दे दीजिए, 15% तो जून तक ही दे दो, 45% सितंबर तक दे दो, 75% दे दो आप अपना दिसंबर तक, और मार्च से पहले पहले हमें सारा टैक्स मिल जाना चाहिए। आप ITR अपनी जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर जब भी भरो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें टैक्स एडवांस में चाहिए। टैक्स के बाद में दोस्तों सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। जितना आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% अलग से सेस और देना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 रुपये का टैक्स बना है तो गवर्नमेंट कहती है अकेले टैक्स से आपका पीछा नहीं छूटेगा, 4% आपको सेस और लगाएंगे, आपको 104 रुपये देना पड़ेगा, और ये आपका फाइनल टैक्स माना जाता है। इसके बाद में सरचार्ज, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आप अमीरों की कैटेगरी में आते हो, 50 लाख रुपए तक कमाई करते हो तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ पर आपको 10% टैक्स के ऊपर टैक्स और देना पड़ेगा। दोस्तों मान लो 50 लाख रुपए के ऊपर आपका 5 लाख टैक्स बनता था, तो इसके 10% जो है आपका 50,000 रुपये अलग से और देना पड़ जाएगा आपको। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा पर आपको 37% टैक्स के ऊपर टैक्स यानी कि सरचार्ज और देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ITR कैसे भर सकते हैं। वो तो हमने कब भर सकते हैं वो तो आपको बताया, लेकिन ITR भरने का भी एक टाइम होता है, उसका एक सेक्शन होता है और उसका एक तरीका होता है। नॉर्मल ITR आप भर सकते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपका साल खत्म होगा 31 जुलाई तक आप जो भी ITR भरते हैं वो नॉर्मल ITR आपकी मानी जाएगी। काफ़ी सारे बेनिफिट उसमें आपको मिलते हैं, ब्याज नहीं लगता है, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और भी काफ़ी बेनिफिट है। अगर आपने अपनी रिटर्न भर दी थी, उसमें कोई गलतियाँ त्रुटियाँ मिल गई, कमियाँ हो गई, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, इनकम को घटाना चाहते हैं, टैक्स को घटाना चाहते हैं, डिडक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस 31 जुलाई के बाद में 31 दिसंबर तक आप उस ITR को रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
बी लेटेड आईटीआर मतलब 31 जुलाई तक तो आपने अपनी आईटीआर नहीं भरी थी, लेकिन आप 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक जो भी आईटीआर भरेंगे वो बी लेटेड होती है। जैसे हम किसी को उसका बर्थडे निकलने के बाद में बी लेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही बी लेटेड आपका ये आईटीआर होता है। इसके बाद में अपडेटेड आईटीआर, एक नया आईटीआर आया था, लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर आप भर सकते हैं। बस इसकी एक कंडीशन है, इसके अंदर आपका चालान जाना चाहिए, चाहे लेट फीस का हो, चाहे टैक्स का हो, चाहे 100 रुपये का भी चालान आपका बनता है तो आपकी रिटर्न चली जाएगी, अदरवाइज आपकी ये आईटीआर यू है नहीं जाने वाली है। तो 3 साल की आईटीआर मैंने आपको बताया अभी भी पॉसिबल है। अगर आप जुलाई या दिसंबर से पहले भरते हैं तो एक तो नॉर्मल रिटर्न चली जाएगी, और पिछले 2 सालों की रिटर्न एक तो नॉर्मल या बिलेटेड वो पिछले साल की चली जाएगी, और आप दिसंबर के बाद भरते हैं तो 3 आईटीआर आपकी चली जाएगी, तीनों की तीनों आईटीआर यू आपकी होने वाली है। अब दोस्तों आपने अपनी इनकम देख ली, आईटीआर भर दी, टैक्स भर दिया या रिफंड ले लिया। अब आपने जो भर दिया वो सर्वोपरि नहीं होता है। इसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी बेंगलोर आपकी आईटीआर को प्रोसेस करती है। कंप्यूटराइज होते हैं वैसे तो ये सिस्टम, अगर आपने कंप्यूटराइज को थोड़े से ट्रिक्स टिप्स समझ लिए कि कैसे इस कंप्यूटर को मूर्ख बनाना है तो आपको नोटिस कभी भी नहीं आ सकता है दोस्तों। तो आपको आईटीआर एक टैक्स प्रोफेशनल से भरवाएं अगर भरवानी है तो, अदरवाइज 26 AS का जो फॉर्म है, AIS है, TIS है, आपके बैंक की स्टेटमेंट है, आपकी रिकंसिलेशन है, आपका GST है, इन सबको मैच करके आपके आईटीआर भरें तो नोटिस आने की संभावना 1% भी नहीं रहती है। असेसमेंट ऑर्डर आपका इशू होता है 143(1) में हो सकता है, जो कि आपकी आईटीआर भरने के बाद में आता है कि आपकी आईटीआर सही है, गलत है, सही नहीं है। 139(9) के अंदर अगर आपके आईटीआर में कोई कमी रह गई है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भेजा जा सकता है। तो आपको आईटीआर भरने के बाद में भी जब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती, आपको इंटीमेशन नहीं मिलता, आपको ये सब कुछ ट्रैक करते रहना है। अब कुछ FAQs दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बेनिफिट है आईटीआर भरने का, हम आईटीआर क्यों भरें सर? दोस्तों पेनल्टी आपको पता होगा, अगर आप आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं भरते हैं तो 1000 या 5000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ती है, ब्याज देना पड़ता है, वो नहीं लगेगा। लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, वीज़ा में बाहर जाना है विदेश के अंदर, आपका कोई TDS कट गया था और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो TDS रिफंड आ जाएगा। हाई वैल्यू का इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपको अपना करवाना है तो ऐसे कोई भी कंपनी नहीं करती है, आपकी आईटीआर मांगती है। अगर आपको लॉस हो गया था तो उस लॉस को आने वाले सालों में अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, एड्रेस का प्रूफ है। गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए आईटीआर बहुत ही मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने तो बोला था आईटीआर भर लो आपको लोन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ये कोई श्योरिटी नहीं होती है, ये सिर्फ एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आपकी इनकम हो रही है और आप इस लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के काबिल हैं। और भी सारे फैक्टर हैं वो बैंक द्वारा या क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा चेक किए जाते हैं। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी फॉर एवरी ईयर इफ फाइल्ड वंस। मैंने एक बार आईटीआर भर दी, मेरा TDS कट गया था, मैंने TDS का रिफंड लेना था और अगले साल मुझे आईटीआर का कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई भी इनकम, तो आपको हर साल आईटीआर भरनी जरूरी नहीं है। आपको आईटीआर तभी भरनी है दोस्तों अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा चली जाती है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है न्यू टैक्स रिजाइम में, अदरवाइज आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बोलते हैं CA या टैक्स प्रोफेशनल ज़रूरी होते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए, बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन एक जिसका काम उसी को साजे, भूल पड़े तो डंडे बाजे, ऐसा कुछ एक होती है कहावत कि आपको रूल रेगुलेशन की अगर जानकारी है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और कैसे आपकी आईटीआर खुद भरनी है। तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, रूल्स पता है तो आप भरें, नहीं तो नोटिस आ सकता है दोस्तों, आप किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। इस देर यानी मिस्टेक आईटीआर में कोई, मैंने बताया था कोई कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है तो आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना आपका जी करता है रिवाइज कर सकते हैं। आई हैव लॉस, शुड आई फाइल आईटीआर? ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे तो इनकम थी नहीं, मेरा लॉस हो गया। कब का होता है लॉस आपका? मोस्ट ऑफ द केसेस में शेयर्स में होता है, F&O में होता है, इंट्राडे में होता है। तो आपको आईटीआर भरनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपका लॉस है, आगे के अगर सालों में प्रॉफिट होता है तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अगर इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपका पता होगा AIS और TIS में भी डाटा बोलेगा, वो डाटा भी आपका जस्टिफाई हो जाएगा, नोटिस आने की संभावना नहीं रहेगी। इसके बाद में पैन क्या है? पैन होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, ऐसा अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और उसको ट्रैक किया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक हथियार
ITR है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसको यूज़ करता है। आप कहीं पर भी अपना पैन कार्ड देते हैं तो मेक श्योर करें कि वो ट्रांजैक्शंस आपके इनकम टैक्स में शो हो सकती है। शेयर मार्केट में खाता खुलाया आपने, कोई बैंक में खाता खुलाया, क्रेडिट कार्ड खुलवाया, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपने, बैंक में दिया, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी जो भी पैन कार्ड से होगी वो पैन कार्ड में बोल जाएगी, AS, TS और फॉर्म 26A में भी शो कर जाएगी। इसके बाद में ITR आपने भर दी, उसको E-वेरीफाई करना पड़ता है। आजकल तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हैंड टू हैंड E-वेरीफाई कर देते हैं। पहले ये 120 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता था, लेकिन 120 दिन को घटा करके सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही कर दिया है। तो आप अपने आधार OTP से, आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से, EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड होता है, ये DSC डिजिटल सिग्नेचर होता है, और ये भी काम नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप ITR का प्रिंट निकालें, उस पर सिग्नेचर करें। मैंने आपको बताया था CPC बेंगलुरु में आप इसे भेज सकते हैं तो भी आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो सैलरी की इनकम कमाता हूं और शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करता हूं, मुझे कौन सी ITR भरनी चाहिए? दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर भी दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और सैलरी है तो ITR 2 भर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे या F&O करते हो तो ITR 3 भरनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। व्हाट इज 10? पैन तो हो गया दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 हो गया टैक्स पेयर अकाउंट नंबर। ये होता है अगर आपका किसी ने TDS काटना है या TCS कलेक्ट करना है तो TDS और TCS कौन कलेक्ट करेगा? जिसकी जिम्मेदारी लगाई है, फॉर एग्जांपल बैंक या कोई भी व्यक्ति, तो वो अपना 10 नंबर लेगा और अपने 10 नंबर से आपका TDS काटेगा और अपनी TDS की रिटर्न फाइल करेगा। तो उसी के बाद ही आपका जो डाटा है सारा का सारा फॉर्म 26AS में शो हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको लीगल रहना है। इनकम टैक्स आजकल बहुत ही खतरनाक हो चुका है। सेक्शन 133(6) के अंदर नोटिस भेजता है, 148 के अंदर नोटिस भेजता है, 147, 142, इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे सेक्शन होते हैं, 139(9) में डिफेक्टिव कर सकता है, और भी बहुत सारे सेक्शन हैं। आप लीगल रहिए, ईमानदार रहिए, पंक्चुअल रहिए, टाइम से अपनी ITR भरें, अपना निर्वाहन करिए। हम भी आशा करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारा का सारा टैक्स अच्छे काम के लिए आपका यूज़ करे। ऐसी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट आपका रह जाता है तो बेझिझक होकर आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर करें दोस्तों। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो में उन सभी लोगों को शेयर करें जिसको इनकम टैक्स का आई भी नहीं पता है, तो वो ये वीडियो देखने के बाद में काफ़ी तरह सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।